नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम समास के भाग 2 में अव्ययी भाव समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये चर्चा। तो हम देखते हैं जो ये अव्ययी भाव जो समास है, इस अव्ययी भाव समास के अंदर प्रथम पद प्रधान होता है। और प्रथम पद प्रधान है, इसका मतलब भाव और विशेषण का ही बोध होगा या फिर अव्यय का बोध होगा, किसी इकाई का बोध यहाँ पर नहीं होगा। हम ये यहाँ पर नहीं देखेंगे कि कोई कर्ता हो, कोई कर्म हो, इसका बोध हमें यहाँ पर नहीं होगा। तो कामता प्रसाद गुरु ने इसकी जो परिभाषा दी है, उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि क्रिया विशेषण अव्यय होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय जहाँ पर हो, वहाँ अगर प्रथम पद प्रधान है और संपूर्ण पद अव्यय है तो ही वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। प्रथम पद अव्यय होने से अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता। ये जरूर नहीं है कि हमेशा प्रथम पद ही अव्यय हो। तो समूचा पद अगर अव्यय है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, जो समास है उसमें पहला पद प्रथम पद प्रधान होता है, और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है और संपूर्ण जो शब्द है वो क्रिया विशेषण अव्यय है, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और देखिए एक और परिभाषा पढ़ते हैं कि जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो, यानी कि जिस समास का जो समस्त पद है, समस्त पद के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में भी पढ़ा था, इसलिए जानते होंगे कि समास प्रक्रिया में जो नया पद प्राप्त होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। उस समस्त पद के जो पहला शब्द होता है उसे हम पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो जो समस्त पद है, उस समस्त पद का जो पूर्व पद है वो प्रधान होता है, यानी पहला शब्द ही प्रधान होता है, प्रधान हो, अव्यय हो, और वो अव्यय भी होता है तथा नाम पद भी हो सकता है। अव्यय के साथ अव्यय नहीं होगा तो नाम पद भी होगा। तो नाम पद के योग से संपूर्ण पद अव्यय हो, और जब प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय या फिर नाम पद हो, इनका जब योग होता है तो जो संपूर्ण पद है वो संपूर्ण पद अव्यय हो जाता है। उसी को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा में आप ध्यान रखिए हमेशा कि या तो क्रिया विशेषण अव्यय और संपूर्ण पद अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और संपूर्ण पद अव्यय। अगर क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है तो फिर संपूर्ण पद अव्यय है या नहीं है, इसके बारे में आप लोग देखिए, तभी हम अव्ययी भाव समास को ढंग से पहचान पाएंगे, नहीं तो ये पहचान में नहीं आएगा। तो ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए, अव्ययी भाव समास दो प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला अव्यय पद पूर्व, जो अव्यय जो पद होता है वो पूर्व में आएगा, और फिर दूसरा प्रकार नाम पद पूर्व, यानी जो नाम पद है वो पूर्व में आएगा। तो जो पूर्व पद है अव्यय पद होगा, और दूसरा प्रकार जो पूर्व पद है वो नाम पद होगा। तो जो पूर्व पद है, पूर्व पद के आधार पर हमने अव्ययी भाव समास को दो भागों में बांटा है। एक तो प्रथम पद अव्यय होगा, एक प्रथम पद नाम पद होगा। तो देखिए, अव्यय पद पूर्व, जो अव्यय पद है वो अगर पूर्व में होगा तो ये प्रथम श्रेणी का अव्ययी भाव समास है, उसमें रखा जाएगा। तो ये अव्यय पद पूर्व समास किसे कहते हैं? देखिए, इस समास में प्रथम पद यानी कि जो पूर्व पद, प्रथम पद का मतलब क्या है? पूर्व पद अव्यय होता है। जो पूर्व पद है वो आपके अव्यय ही होगा, अन्य नाम पद नहीं होगा, अन्य कोई पद नहीं होगा, अव्यय ही होगा। प्रथम पद
अव्यय ही होगा जिसमें उपसर्ग भी सम्मिलित रहते हैं। और अव्यय उपसर्ग है, अव्यय है वो उपसर्ग भी अव्यय की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं इन अव्ययों में उपसर्ग भी सम्मिलित रहते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है। जो संस्कृत के जो शब्द हैं इनमें इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे यथाशक्ति है, प्रतिदिन है, आमरण है आदि। तो अव्यय पद जो पूर्व है वो ज़्यादातर लगभग संस्कृत शब्दों में ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए संस्कृत शब्द है या नहीं, संपूर्ण पद अव्यय है या नहीं, यथाशक्ति संपूर्ण पद अव्यय, प्रतिदिन ये भी संपूर्ण पद अव्यय, आमरण संपूर्ण पद अव्यय। यहाँ पर यथा लगाया हुआ, यहाँ प्रति है, उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, तो यहाँ पर अव्यय पद पूर्व यानी कि पूर्व पद अव्यय होगा। यहाँ पर देखिए यथा अव्यय है, प्रति अव्यय है, आ अव्यय है, तो प्रथम पद अगर अव्यय है तो अव्यय पद पूर्व समास इसको हम कहेंगे। दूसरा नाम पद पूर्व है, नाम पद पूर्व समास किसे कहते हैं? इस समास में प्रथम पद यानी कि जो पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग नहीं होकर के, अव्यय भी नहीं होगा और उपसर्ग भी नहीं होगा, क्या होगा? संज्ञा या विशेषण होता है, या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण होगा, तो इसको हम नाम पद पूर्व समास कहते हैं। हिंदी सामासिक शब्दों में इसी समास का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर अधिकांशतः हिंदी के जो शब्द हैं, तद्भव जो शब्द हैं, उन तद्भव शब्दों का निर्माण नाम पद पूर्व समास से होता है। तो हिंदी सामासिक जो शब्द है इसी समास का प्रयोग होता है इसके अंदर। तो संस्कृत शब्दों में अव्यय पद पूर्व और हिंदी शब्दों नाम पद पूर्व समास का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर देख सीधा सीधा भी पहचान कर सकते हैं, अगर संस्कृत का मूल शब्द हैं तत् सम शब्द है तो वहाँ पर अव्यय पद पूर्व यानी प्रथम पद अव्यय होगा, और हिंदी के शब्द हैं तो वहाँ पर नाम पद पूर्व जिसमें प्रथम पद या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण होगा। तो चलिए इनको विस्तार से समझते हैं, इनके उदाहरण द्वारा इनकी चर्चा करते हैं। जैसे भरपेट, हाथों हाथ, दिनों दिन, घर घर, हर घड़ी। यहाँ पर देखिए आया हुआ है तो भरपेट है, यहाँ पर भर अव्यय है, लेकिन यहाँ पर हाथों हाथ में हाथ और हाथ है, यहाँ अव्यय नहीं है, तो भरपेट में अव्यय पद पूर्व और हाथों हाथ में नाम पद पूर्व। दिनों दिन, सॉरी यहाँ पर ये भर अव्यय नहीं है, ये आपके विशेषण है, और हाथों हाथ में यहाँ पर संज्ञा है। दिनों दिन, दिनों दिन के अंदर भी यहाँ पर संज्ञा है, और घर घर, घर घर भी संज्ञा है। हर घड़ी यहाँ पर विशेषण है, तो यहाँ पर दो जगह विशेषण, भर यानी भरा हुआ विशेषण है, भरने का बोध करवा रहा, विशेषता बता रहा। भरपेट और हर घड़ी यहाँ पर नाम पद पूर्व है, जबकि हाथों हाथ है, दिनों दिन है, घर घर यहाँ पर संज्ञा शब्दों का पूर्व पद में प्रयोग हुआ है, तो ये नाम पद पूर्व समास है। तो जहाँ पर अव्यय हो, जैसे यथा, प्रति, आ, ये अव्यय है तो अव्यय पद पूर्व है, और जहाँ पर विशेषण या संज्ञा हो तो वहाँ पर नाम पद पूर्व समास होता है। जैसे भर और हर यहाँ पर विशेषण के रूप में है, और हाथ, दिन और घर यहाँ पर संज्ञा के रूप में है, तो इसको हम नाम पद पूर्व समास कहते हैं। देखिए प्रथम पद अव्यय वाले समास के उदाहरण और फिर प्रथम पद संज्ञा विशेषण के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम पर ये समस्त पद दिया हुआ है। समस्त पद में हम ले रहे हैं सपरिवार, परोक्ष, प्रतिक्षण, यथाशक्ति, आजीवन, नियोग, प्रतिशत। यहाँ पर हमने ये शब्द लिए हैं। सपरिवार, इसका विग्रह होगा परिवार के साथ या परिवार सहित। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ स है उपसर्ग आया हुआ है और परिवार के साथ लगा हुआ है, तो परिवार के साथ। दूसरा है परोक्ष, आंख के पीछे, पीछे का बोध, आंख के पीछे होने का बोध, परोक्ष। और
हर्षण प्रतिषण का मतलब हर्षण प्रतिषण, प्रति यहाँ पर अव्यय है तो इसका अर्थ होगा हर्षण। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का होगा शक्ति के अनुसार। अगला आजीवन जीवन भर, यहाँ पर अव्यय है और आ से जीवन का अर्थ लिया जा रहा है, जीवन भर। उस तरह से नियोग ठीक तरह से योग, तो यहाँ पर नी उपसर्ग है, अव्यय है, इस नी के द्वारा योग का अर्थ प्रतिपादित हो रहा है, ठीक तरह से योग। प्रतिशत प्रत्येक शत यानी सैकड़े पर जो प्रत्येक है, तो यहाँ पर प्रति के द्वारा अर्थ का बोध करवाया जा रहा है, तो यहाँ प्रति प्रधान है, नी प्रधान है, आ यथा प्रति पर और से इनकी प्रधानता है, इसीलिए प्रथम पद की प्रधानता। यही शब्द इस संपूर्ण शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये प्रधान हो गए हैं। देखिए से परिवार, तो परिवार का अर्थ वैसे एक कुटुंब होता है, लेकिन से लगने से इसका अर्थ बदल गया कि उस कुटुंब के साथ होने का बोध हो रहा है। उस तरह से अक्षी, अक्षी का अर्थ आंख होता है, और यहाँ पर उपसर्ग लगने से परोक्ष हो गया, तो यहाँ पर परोक्ष हो गया आंख के पीछे, तो यहाँ पर आंख का बोध नहीं होकर के आंख से अलग बोध हो रहा है, वो आंख के पीछे होने का बोध हो रहा है। प्रतिक्षण यहाँ पर देख रहे हैं, क्षण, क्षण का अर्थ समय होता है, लेकिन यहाँ प्रतिक्षण से समय का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रति उपसर्ग लगने से अर्थ परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर क्षण प्रधान नहीं है, तो यहाँ पर प्रति लगने से जो अर्थ हुआ है वो प्रधान है, हर क्षण प्रधान है कि प्रत्येक क्षण। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, शक्ति प्रधान नहीं है, यथा का जितनी शक्ति हो उतना, यहाँ पर तुलनात्मक बोध हो रहा। आजीवन जीवन भर, तो जीवन के बारे में बोध नहीं हो करके जीवन की प्रक्रिया के बारे में बोध हो रहा। नियोग ठीक तरह से योग, तो यहाँ पर योगाभ्यास जो किया जाता है, योग किया जाता है, तो उस योग का बोध नहीं है, उसकी रीति का बोध हो रहा है कि वो योग किस तरह से हो रहा है, तो ये नी उपसर्ग से इसका अर्थ प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर नी की प्रधानता है और योग का अर्थ यहाँ पर परिवर्तित कर रहा है नी, इसलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास। प्रतिक्षण शत, शत मतलब सैकड़ा, तो यहाँ पर सैकड़े का बोध नहीं हो रहा, सैकड़े में से किसी को चुनने का बोध हो रहा है, 100 में से कितने का बोध हो रहा है, 100 में से 1, 2 या 3 का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर सैकड़ा प्रधान नहीं है, प्रति शब्द प्रधान है, इससे अर्थ का परिवर्तन हो रहा है, अर्थ का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं जो से परिवार शब्द है वो अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहा है, इस पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रोक्ष प्रतिषण यथाशक्ति आजीवन नियोग और प्रतिशत में किस प्रकार का कोई लिंग वचन का प्रभाव नहीं हो रहा है, लिंग वचन इसके अनुसार परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये अव्यय है, संपूर्ण पद अव्यय बन जाता है, इसलिए यहाँ पर ये अव्ययभाव समास है। इस तरह से हम देखते हैं प्रथम पद ये संज्ञा विशेषण हो तो वो किस तरह से प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पर हम समस्त पद ले रहे हैं, हाथों हाथ, दोनों ही संज्ञा हाथ और हाथ दोनों मिलकर हाथों हाथ शब्द हो रहा है। एक 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 आपके एक होने की विशेषता बता रहा। घर घर, घर भी संज्ञा है, बीचों बीच ये विशेषण है, मध्य में होने का बोध। नित्य प्रति, नित्य हमेशा, नित्य प्रति ये संज्ञा नहीं होकर विशेषण है। रोज रोज समय का बोध हो रहा है। हर वर्ष यहाँ पर विशेषण है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाथ प्रथम पद संज्ञा, एक विशेषण, घर संज्ञा, बीच विशेषण, नित्य विशेषण, रोज विशेषण, हर विशेषण। तो यहाँ पर प्रथम पद विशेषण भी हो सकता है और प्रथम पद संज्ञा भी हो सकता है। तो हाथों हाथ का अर्थ होगा हाथ ही हाथ में, यानी अतिशीघ्र, तो शीघ्रता का अर्थ में आ रहा है हाथों हाथ, और हाथों हाथ दोनों का साथ प्रयोग होने से अव्यय की तरफ प्रयुक्त हो रहा है। एक एक, एक के बाद एक,
एक के बाद एक का बोध हो रहा है। उस तरह से घर घर, घर के बाद घर, बीचों बीच, बीच के भी बीच में, नित्य प्रति, जो नित्य हो, रोज रोज, हर रोज, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पर प्रथम पद हम देख रहे हैं ये संज्ञा है और दूसरा पद भी क्या है, संज्ञा है। प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद भी विशेषण, प्रथम पद यहाँ पर संज्ञा, द्वितीय पद भी संज्ञा। यहाँ पर भी देखिए एक जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। नित्य प्रति, यहाँ हम देख रहे हैं नित्य और प्रति दोनों विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन अलग अलग विशेषण। रोज रोज एक समान विशेषण, हर वर्ष, यहाँ पर ये संज्ञा है वर्ष, और यहाँ आपके हर विशेषण है, तो प्रत्येक वर्ष होगा। तो प्रथम पद यहाँ पर विशेषण या संज्ञा होगा, और दोनों मिलकर के अव्यय का निर्माण करेंगे। जैसे हाथों हाथ अव्यय की तरह ये प्रयुक्त हो रहा है, एक एक अव्यय की तरह। घर घर, बीचों बीच, नित्य प्रति, रोज रोज, हर वर्ष, ये अव्यय की तरह शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे हाथों हाथ का हाथ ही हाथ में, एक एक, एक के बाद एक, घर घर, घर के बाद घर, बीचों बीच, बीच के भी बीच में, नित्य प्रति, जो नित्य हो, रोज रोज, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अव्ययवाद जो समास पढ़ रहे हैं उसमें संपूर्ण पद अव्यय हैं, और कुछ समास ऐसे हैं जिसमें प्रथम पद अव्यय है और संपूर्ण पद अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहा है। कुछ में हम पढ़ रहे हैं प्रथम पद संज्ञा या विशेषण है और संपूर्ण पद अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपने नोट की होगी, यहाँ पर किसी हमें इकाई का बोध नहीं होता है, एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया चलती रहती है। तो जहाँ पर हमें ये प्रोसेसिंग चलने की यानी प्रक्रिया चलते रहने का बोध हो, भावों का बोध हो, किसी इकाई का बोध नहीं हो, वहाँ पर अव्यय भाव समास होगा। संपूर्ण पद अव्यय, भाव विशेषण या अव्यय का बोध, एक प्रक्रिया का बोध हो रहा हो, तभी अव्यय भाव समास माना जाएगा, तभी वहाँ पर अव्यय भाव समास होगा। किसी इकाई का बोध अव्यय भाव समास से नहीं होता। तो आप अव्यय भाव समास को पढ़ने के लिए एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि इकाई का बोध कभी भी नहीं होगा, एक प्रक्रिया का बोध होगा। और फिर आप ये विशेषताएं देखेंगे, प्रथम पद अव्यय है या फिर संज्ञा विशेषण है, इन तीनों में से होगा, या अव्यय होगा या संज्ञा विशेषण होगा, और संपूर्ण पद मिलकर के अव्यय का निर्माण करेगा। पूरा जो पद बन रहा है वो अव्यय है या नहीं, संपूर्ण पद अव्यय है तभी तो अव्यय भाव समास होगा, संपूर्ण पद अव्यय नहीं है तो अव्यय भाव समास नहीं होगा, और इसमें भी प्रक्रिया का बोध होगा। तो आज हमने अव्यय भाव समास पढ़ा है, अगले वीडियो में हम अगला समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन